नमस्कार। आज हम 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की एक ऐसी बहुत ही दिलचस्प कहानी में गहराई तक उतर रहे हैं जी। जिसमें जासूसी है, धोखा है, रणनीति है और एक पाकिस्तानी पनडुब्बी PNS गाजी उसके रहस्यमयी अंत की कहानी है। बिल्कुल, ये कहानी वाकई कई परतों वाली है। हाँ, तो हमारे पास इस घटना से जुड़े कुछ दस्तावेज और जानकारी है और हमारा मकसद है कि इस थोड़ी जटिल कहानी के सबसे अहम पहलुओं को समझें। जी, मतलब कैसे घटनाओं का ताना बाना बुना गया और अंत में क्या हुआ। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की जड़ें तो 1971 के संकट में है। हाँ, उस समय पाकिस्तान, जैसा कि हम जानते हैं, 2 हिस्सों में बटा था, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। जो आज का बांग्लादेश है। जी, और पूर्वी पाकिस्तान में भाषा और अधिकारों को लेकर पश्चिमी पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त असंतोष था। और ये सिर्फ विरोध प्रदर्शन तक ही नहीं रहा, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। 25 मार्च 1971 को पाकिस्तानी सेना ने मामला दबाने के लिए पूर्वी पाकिस्तान में एक बड़ा क्रैकडाउन शुरू कर दिया, जिसे ऑपरेशन सर्चलाइट कहा गया। इसमें काफी हिंसा हुई, बहुत बड़े पैमाने पर, जिससे हालात और भी ज्यादा बिगड़ गए। और इसका असर सीधा भारत पर पड़ा। लाखों की संख्या में शरणार्थी। हाँ, कुछ अनुमान तो कहते हैं करीब 90 लाख लोग भारत आ गए। 90 लाख? ये तो एक बहुत बड़ा मानवीय संकट था ही, और साथ ही भारत पर जबरदस्त आर्थिक बोझ भी। उस वक्त के हिसाब से करीब $700 मिलियन का खर्च। बाप रे। भारत के बजट का बड़ा हिस्सा रहा होगा ये। बिल्कुल। सीमा संभालना मुश्किल हो गया था, डेमोग्राफी बदलने का भी डर था। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात की, UN वगैरह में। हाँ। कोशिश पूरी की, संयुक्त राष्ट्र तक गए, लेकिन कोई ठोस हल निकलता दिखा नहीं। तो फिर अप्रैल 1971 आते आते प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सैन्य कार्रवाई के बारे में गंभीरता से सोचने लगी थी। लेकिन शायद सेना तब तैयार नहीं थी। सही कहा। तीनों सेना प्रमुखों ने, खासकर जनरल मानेकशॉ ने कहा कि पूरी तैयारी और सही मौसम, मतलब मॉनसून के बाद के लिए दिसंबर तक का वक्त चाहिए, ताकि जीत पक्की हो और नुकसान कम से कम हो। जी बिल्कुल। तो ये जो बीच के 6-7 महीने मिले, इनका इस्तेमाल कैसे हुआ? पाकिस्तान अपनी फौज और सप्लाई पूर्वी पाकिस्तान भेज कैसे रहा था? भारत ने तो अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था अप्रैल में ही। हाँ, हवाई रास्ता तो बंद था, तो अब बचा था सिर्फ समुद्री रास्ता। अच्छा। और इसी समुद्री रास्ते को काटने के लिए मई 1971 में एक बहुत ही गुप्त योजना बनी, ऑपरेशन एक्स। ऑपरेशन एक्स, ये क्या था? इसके तहत पश्चिम बंगाल में प्लासी के पास एक सीक्रेट कैंप बनाया गया। कोड नेम था C2P। और इस कैंप में क्या होता था? कोई ट्रेनिंग? हाँ, यहाँ पूर्वी पाकिस्तान की मुक्ति बाहिनी के लड़ाकों को खास ट्रेनिंग दी गई थी। मुक्ति बाहिनी? हाँ, किस तरह की ट्रेनिंग? उन्हें रात में तैरकर चुपके से जहाजों तक पहुंचना सिखाया गया। अच्छा, और उन पर मैग्नेटिक लिम्पेट माइंस लगाना। ये ऐसे विस्फोटक होते हैं जो चुंबक की तरह जहाज की बॉडी से चिपक जाते हैं। ओह, कमाल है। जी, और पानी में रास्ता ढूंढना, मतलब नेविगेशन। मकसद साफ था, पाकिस्तानी सप्लाई जहाज़ों को चुपके से निशाना बनाना, उनकी सप्लाई लाइन काटना। बहुत ही चालाकी भरी योजना थी। और इसे शुरू करने का सिग्नल क्या था? कोई कोड वर्ड? सिग्नल भी बड़ा अनोखा था। भारतीय रेडियो पर, ऑल इंडिया रेडियो पर एक खास समय पर 2 तय गाने बजने थे। गाने? कौन से गाने थे, ये पता है? गाने कौन से थे ये तो शायद गुप्त ही रखा गया, लेकिन हाँ, 15 अगस्त 1971 की रात को वो गाने बजे, सिग्नल मिल गया। और ऑपरेशन एक्स शुरू। बिल्कुल। चित्तागोंग, मोंगला, चांदपुर जैसे अहम बंदरगाहों पर मुक्ति बाहिनी के ट्रेंड कमांडो ने पाकिस्तानी जहाजों पर हमला कर दिया। इसका असर क्या हुआ? क्या पाकिस्तान की सप्लाई लाइन सचमुच कट गई? असर बहुत जबरदस्त हुआ, धमाके पे धमाके। MV अल अब्बास, MV होर्मुज जैसे कई बड़े जहाज तबाह हो गए। कितना नुकसान हुआ होगा अंदाजन? अनुमान है कि हजारों टन हथियार, गोला बारूद और दूसरी सप्लाई नष्ट हुए। मतलब कुछ आंकड़े तो 19,000 टन तक बताते हैं। 100 से ज्यादा जहाजों को निशाना बनाया गया। बाप रे, पाकिस्तान तो हैरान रह गया होगा। बिल्कुल, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये हो कैसे रहा है। उनकी सप्लाई लाइन बुरी तरह चरमरा गई, और उन्हें ये साफ हो गया था कि ये सिर्फ कुछ गुरिल्ला हमले नहीं है। उन्हें शक हो गया कि इसके पीछे भारत का हाथ है। जी, बाद में CIA के जो दस्तावेज डिक्लासिफाई हुए, उनसे भी इस बात की पुष्टि होती है। तो ऑपरेशन एक्स तो काफी सफल रहा, लेकिन जाहिर है पाकिस्तान इससे चुप तो बैठा नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं बैठा। ऑपरेशन एक्स से वो बुरी तरह बौखला गए और उन्होंने आक्रामक तेवर अपना लिए। अब भारत को एक नया डर सताने लगा,
डर ये कि कहीं पाकिस्तान बदला लेने के लिए पर्ल हार्बर जैसा कोई हमला न कर दे। पर्ल हार्बर जैसा? किस पर? भारत के सबसे बड़े और उस समय के इकलौते एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत पर। आईएनएस विक्रांत, हाँ, ये नाम तो बहुत सुना है। विक्रांत उस समय मुंबई में था, कुछ मरम्मत चल रही थी उसमें। इसकी क्या खासियत थी विक्रांत की? क्यों इतना अहम था ये? विक्रांत वो तो मतलब भारतीय नौसेना की रीढ़ की हड्डी था। आप सोचिए, एक तैरता हुआ एयरबेस। तैरता हुआ एयरबेस? हाँ, जिस पर 20-25 लड़ाकू विमान तैनात हो सकते थे। ये अकेले ही किसी भी युद्ध का रुख पलटने की ताकत रखता था। लेकिन आपने कहा उसमें मरम्मत चल रही थी। जी, उसमें कुछ दिक्कतें थीं, खास तौर पर विमान लॉन्च करने वाला जो कैटापुल्ट सिस्टम होता है और बॉयलर, उनमें मरम्मत की जरूरत थी। अच्छा। और उसके पार्ट्स ब्रिटेन से आने थे, जिसमें सालों लग सकते थे। ऐसी हालत में उसे युद्ध में उतारना तो बहुत बड़ा जोखिम रहा होगा। नेवी में इस पर बात हुई होगी? बिल्कुल, नेवी में इस पर काफी बहस हुई। ज्यादातर अधिकारी चाहते थे कि विक्रांत को सुरक्षित रखा जाए, युद्ध से दूर। जो कि स्वाभाविक भी लगता है। हाँ, लेकिन नेवी चीफ एडमिरल नंदा कृष्णन, हाँ इनका नाम आगे भी आएगा शायद। जी बिल्कुल। और वाइस एडमिरल हीरानंदानी जैसे कुछ सीनियर अधिकारियों का मानना था कि इसे युद्ध में उतारना ही चाहिए। क्यों? इतना बड़ा जोखिम लेकर? उनका तर्क था कि भारत के सबसे शक्तिशाली हथियार को छुपाकर नहीं रखा जा सकता। युद्ध में उसका उतरना मनोवैज्ञानिक रूप से भी बहुत जरूरी था, भले ही उसमें खतरा हो। ये एक बड़ा फैसला था। हाँ, दिखाता है कि कभी-कभी युद्ध में कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ता है। तो फैसला हुआ कि विक्रांत को मैदान में उतारा जाएगा। उसे फिर कहाँ भेजा गया? मुंबई से? मरम्मत के बाद उसे पहले कोची ले जाया गया, फिर वहां से मद्रास और आखिरकार उसे बंगाल की खाड़ी में शिफ्ट कर दिया गया, एक गुप्त जगह पर। और जब पाकिस्तान को ये पता चला कि विक्रांत पूर्वी तट पर आ गया है, तो वो और परेशान हो गए, बुरी तरह घबरा गए। क्यों? उन्हें लगा कि विक्रांत अब पूर्वी पाकिस्तान की नौसैनिक घेराबंदी कर देगा, मतलब समुद्र से आने वाली उनकी सारी सप्लाई पूरी तरह रोक देगा। और अगर सप्लाई रुक गई तो पूर्वी पाकिस्तान हाथ से निकल जाएगा। बिल्कुल, उनके लिए ये करो या मरो वाली स्थिति थी। यहीं से पे पीएनएस गाजी की एंट्री होती है कहानी में, है ना? पाकिस्तान ने विक्रांत को रोकने के लिए क्या योजना बनाई? हाँ, पाकिस्तान ने तय कर लिया कि विक्रांत को हर हाल में डुबाना होगा, उसे रास्ते से हटाना होगा। लेकिन उनके पास तो एयरक्राफ्ट कैरियर था नहीं था, पर उनके पास पनडुब्बियां थीं, 4 थीं उस वक्त। तो क्या कोई भी पनडुब्बी ये काम कर सकती थी? नहीं, उनमें से सिर्फ एक पीएनएस गाजी ही ऐसी थी जो इतनी लंबी दूरी तय करके बंगाल की खाड़ी तक पहुंच सकती थी। गाजी, इसकी क्या खासियत थी? गाजी एक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी थी। पानी के नीचे इसे डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल था। और दिलचस्प बात यह है कि ये पहले अमेरिका की थी, यूएसएस डियाब्लो नाम से। अच्छा, अमेरिका से मिली थी पाकिस्तान को? हाँ, 1963 में अमेरिका ने पाकिस्तान को ये लीज पर दी थी और कहते हैं कि ये विक्रांत के जवाब में ही दी गई थी। पर एक पेच था। क्या? कि गाजी भी पुरानी हो चली थी, उसमें तकनीकी दिक्कतें आने लगी थीं। अच्छा, किस तरह की? खासकर उसके टॉर्पीडोज में, जो पनडुब्बी का मुख्य हथियार होता है, उसमें कुछ समस्या आ रही थी। मार्क 14 टॉर्पीडोज थे शायद। और हाल ही में एक पेट्रोलिंग मिशन से उसे तकनीकी खराबी के कारण वापस भी बुलाना पड़ा था। तो फिर उसे इतने खतरनाक मिशन पर भेजना पाकिस्तानी नेवी तैयार थी? देखिए, नेवी के कुछ सीनियर अधिकारी हिचक रहे थे, वो इसके खिलाफ थे, पर जो टॉप लीडरशिप थी वो विक्रांत को डुबाने पर अड़ी हुई थी। और विक्रांत की लोकेशन का क्या? वो तो एक गुप्त जगह पर था, गाजी उसे ढूंढती कैसे? यहाँ एक और कह सकते हैं जासूसी का एंगल आता है। सूत्रों के मुताबिक एक पश्चिमी देश के टोही विमान ने मद्रास के पास तकनीकी खराबी का बहाना बनाया। बहाना बनाया? हाँ, इमरजेंसी लैंडिंग की। फिर मरम्मत के बहाने जब वो वापस उड़ा तो उसने विक्रांत की तस्वीरें ले लीं और उसके कोऑर्डिनेट्स पता कर लिए। और ये जानकारी पाकिस्तान को दे दी? जी, ये कौन सा पश्चिमी देश था यह आज तक साफ नहीं हो पाया है। कमाल है। तो गाजी को मिशन मिल गया, इसे लीड कौन कर रहा था? कमांडर थे कैप्टन जफर मोहम्मद खान। 14 नवंबर 1971 को गाजी 93 क्रू सदस्यों के साथ, जिसमें 11 अफसर थे, कराची से रवाना हुई। क्या क्रू को पता था कि मिशन क्या है? ज्यादातर क्रू को पूरी जानकारी नहीं दी गई थी। उन्हें सीलबंद लिफाफे दिए गए थे, जिन्हें सफर के दौरान एक तय लोकेशन पर पहुंचकर खोलना था। तो अब शुरू हुआ असली लुका छिपी का खेल। गाजी समंदर में विक्रांत को ढूंढने के लिए। भारत को कैसे पता चला कि गाजी आ रही है? गाजी बहुत सावधानी बरत रही थी। वो भारत की समुद्री सीमा से काफी दूर रहते हुए छिपते छिपाते आगे बढ़ रही थी। लेकिन भारतीय नौसेना भी पूरी तरह चौकन्नी थी। वो अपने रेडियो डायरेक्शन फाइंडर सिस्टम से पाकिस्तानी कम्युनिकेशन सिग्नल्स पर लगातार नजर रखे हुए थे। ये सिस्टम रेडियो तरंगों की दिशा पता लगाते हैं? जी,
और उन्होंने नोटिस किया कि दक्षिण पूर्व समुद्र में एक पनडुब्बी जैसी चीज धीरे धीरे विक्रांत की संभावित लोकेशन की तरफ बढ़ रही है। और वो सिग्नल भेज रही थी। हाँ, पाकिस्तान हेडक्वार्टर को छोटे छोटे इनक्रिप्टेड मैसेजेस भेज रही थी। जब उन मैसेजेस की फ्रीक्वेंसी का पैटर्न देखा गया तो वो गाजी से मैच हो गया। सिर्फ रेडियो सिग्नल से कंफर्म हो गया? नहीं, और भी सुराग मिले। एक तो ये देखा गया कि पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच जो सीक्रेट मैसेज भेजे जा रहे थे उनकी संख्या अचानक बढ़ गई थी। अच्छा। और सबसे अहम सुराग मिला जब चिट्टागोंग से पनडुब्बियों में इस्तेमाल होने वाले एक खास तरह के लुब्रिकेंट ऑयल की रिक्वेस्ट इंटरसेप्ट हुई। ओह, ये तो पक्का सबूत था। जी, इन सब कड़ियों को जोड़कर भारतीय नौसेना को लगभग पक्का यकीन हो गया, ये गाजी है और ये विक्रांत के पीछे आ रही है। इसी बीच रॉ ने भी कुछ किया था शायद कराची में। हाँ, उसी दौरान भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने भी कराची पोर्ट पर जासूसी करवाई थी। स्मगलिंग के आरोप में पकड़े गए एक डॉक्टर की मदद से 2 एजेंट्स को कराची भेजा गया था। और उन्होंने वहां पर असामान्य एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस बैटरीज लगी हुई देखी, जो साफ तौर पर युद्ध की तैयारी का संकेत था। तो चारों तरफ से पुष्टि हो रही थी कि कुछ बड़ा होने वाला है। गाजी का अगला पड़ाव कहाँ था? उसे ऑर्डर कब मिले? गाजी सफर करते हुए 19 नवंबर को श्रीलंका के त्रिंकोमाली पोर्ट पहुंची। यहाँ कैप्टन जफर ने वो सीलबंद ऑर्डर खोले। और उसमें क्या लिखा था? पहला टास्क, मद्रास जाओ और आईएनएस विक्रांत को डुबाओ। और अगर वो न मिले तो दूसरा टास्क, विशाखापट्टनम पोर्ट के पास माइंस बिछाओ, मतलब समुद्री सुरंगें। तो गाजी मद्रास के लिए निकल पड़ी और 23 नवंबर के आसपास वो पहुंच भी गई। जी। इधर भारतीय नौसेना को कैसे पता चला कि गाजी मद्रास पहुंच चुकी है? वाइस एडमिरल कृष्णन, जो ईस्टर्न नेवल कमांड के चीफ थे, उन्होंने मद्रास के पास कुछ मछुआरों को ट्रेनिंग दे रखी थी। अच्छा, किस लिए? पनडुब्बियों पर नजर रखने के लिए। उन्हीं ट्रेंड मछुआरों से खबर मिली कि उन्होंने पानी के नीचे पनडुब्बी के निशान देखे हैं। तो कंफर्म हो गया कि शिकारी दरवाजे पे है? बिल्कुल। अब विक्रांत को तुरंत वहां से हटाना जरूरी था। लेकिन कहाँ ले जाते? विशाखापट्टनम? वो भी तो रिस्की था। हाँ, विशाखापट्टनम भेजना भी सुरक्षित नहीं था। गाजी उसका पीछा करते हुए वहां भी पहुंच सकती थी। तो फिर? तो विक्रांत को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास एक बिल्कुल अनजान गुप्त लोकेशन पर भेज दिया गया। कोड नेम था पोर्ट एक्सरे। पोर्ट एक्सरे? ये कैसी जगह थी? ये एक निर्जन इलाका था, आबादी नहीं थी और वहां पानी बहुत साफ था। साफ पानी? उसका क्या फायदा? फायदा ये कि अगर कोई पनडुब्बी नीचे हो तो साफ पानी में ऊपर से दिखने की संभावना रहती है। प्लान था कि अगर गाजी वहां पहुंच भी गई तो उससे निपटना आसान होगा। विक्रांत तो सुरक्षित हो गया, लेकिन गाजी अभी भी खतरा बनी हुई थी मद्रास के पास। उसका ध्यान कैसे भटकाया? यहीं पर वाइस एडमिरल कृष्णन और भारतीय नौसेना ने दिमाग का बेहतरीन इस्तेमाल किया। उन्होंने गाजी को विशाखापट्टनम की तरफ खींचने का प्लान बनाया। कैसे? उन्होंने जानबूझकर ऐसे रेडियो संदेश प्रसारित करने शुरू किए जिनसे ये लगे कि विक्रांत विशाखापट्टनम जा रहा है। और ये संदेश ऐसे थे जिन्हें पाकिस्तान आसानी से पकड़ सके? जी, मतलब डिक्रिप्ट करना आसान हो। एक तरह का चारा डाला गया। सिर्फ रेडियो संदेश से काम बन गया? नहीं, एक और बहुत मजेदार चाल चली गई। क्या? विशाखापट्टनम बंदरगाह के आसपास रसद सप्लाई करने वालों को भारी मात्रा में राशन, खासकर ताजी सब्जियों और अंडों के ऑर्डर दिए गए। सब्जियों और अंडों के? क्यों? ये दिखाने के लिए कि किसी बहुत बड़े जहाज के क्रू के लिए तैयारी हो रही है। विक्रांत जैसे बड़े जहाज पर सैकड़ों लोग होते हैं, उनके लिए बहुत सारा राशन लगता है। ये तो कमाल की तरकीब थी। हाँ, शहर में अफवाह फैल गई कि विक्रांत विशाखापट्टनम आ रहा है। और ये खबर पाकिस्तानी जासूसों तक पहुंच गई होगी। बिल्कुल, उन्होंने तुरंत अपने हेडक्वार्टर्स को रिपोर्ट भेज दी। और पाकिस्तान इस जाल में फंस गया पूरी तरह। 25 नवंबर को पाकिस्तानी नेवी हेडक्वार्टर्स से गाजी को एक एनक्रिप्टेड मैसेज भेजा गया। क्या था मैसेज में? मैसेज था, ऑक्यूपाई जोन विक्ट्री, इंटेलिजेंस इंडिकेट्स कैरियर इन पोर्ट। मतलब विशाखापट्टनम जाओ, खुफिया जानकारी है कि कैरियर यानी विक्रांत बंदरगाह में है। जी, जोन विक्ट्री विशाखापट्टनम का कोड नेम था। ये सुनते ही कैप्टन जफर तुरंत विशाखापट्टनम के लिए निकल पड़ा होगा। बिल्कुल। मद्रास से विशाखापट्टनम लगभग 350 मील दूर। वो फौरन उस तरफ चल दिया। और इस बार उसने कोई सिग्नल भेजा? नहीं, इस बार उसने पूरी रेडियो साइलेंस मेंटेन की। रेडियो चुप्पी साध ली ताकि उसे ट्रैक न किया जा सके। कब पहुंचा वो विशाखापट्टनम? 27 नवंबर की रात वो विशाखापट्टनम पोर्ट के बाहरी इलाके में पहुंच गया। लेकिन गाजी के चुप हो जाने से तो भारतीय नौसेना की चिंता बढ़ गई होगी। अब तो पता ही नहीं चल रहा था कि वो कहाँ है। हाँ, चिंता तो थी। उन्हें ये डर सता रहा था कि कहीं गाजी को उनके जाल का पता तो नहीं चल गया। कहीं वो रास्ता बदलकर सीधे पोर्ट एक्सरे न पहुंच जाए, जहां विक्रांत छुपा हुआ था। तो गाजी विशाखापट्टनम पहुंच गई,
लेकिन विक्रांत तो वहां था ही नहीं। कैप्टन जफर ने क्या किया फिर? जब उसे विक्रांत नहीं मिला तो उसने अपने दूसरे मिशन पर काम करने का फैसला किया। माइंस बिछाने का? जी, विशाखापट्टनम पोर्ट का जो मुख्य एंट्री और एग्जिट चैनल था, उसने वहीं पर माइंस बिछाने का फैसला किया, ताकि अगर विक्रांत या कोई और बड़ा भारतीय जहाज वहां से गुजरे तो वो तबाह हो जाए। बिल्कुल। और उसने माइंस में एक काउंटर भी सेट किया, शायद 20 का। काउंटर? उसका क्या मतलब? मतलब ये कि जब तक 20 जहाज उसके ऊपर से न गुजर जाए तब तक वो फटेगी नहीं, ताकि शुरू के छोटे मोटे जहाज निकल जाएं और निशाना कोई बड़ा जहाज जैसे विक्रांत बने। चालाक। तो क्या वो माइंस बिछा पाया? उसने 28 नवंबर की रात को माइंस बिछाना शुरू किया। हर माइन बिछाने में काफी समय लगता है, शायद 30 से 50 मिनट। वो शायद दूसरी माइन बिछा ही रहा था, तभी उसकी पेरिस्कोप टीम को दूर से एक जहाज आता हुआ दिखा। विक्रांत? नहीं, वो असल में INS मगर था, एक लैंडिंग शिप विक्रांत में ही था। तो गाजी के क्रू ने क्या सोचा? उन्होंने अंदाजा लगाया कि जब तक जहाज पास आएगा तब तक दूसरी माइन लग जाएगी, लेकिन उनका कैलकुलेशन, उनका अंदाजा गलत निकला। जहाज तेजी से पास आ गया? हाँ, जहाज उम्मीद से ज्यादा तेजी से पास आ गया। अब टक्कर का खतरा था। तो गाजी ने क्या किया? टक्कर से बचने के लिए गाजी को बहुत तेजी से नीचे की तरफ गोता लगाना पड़ा, डाइव करना पड़ा। और फिर यहीं गड़बड़ हो गई। हड़बड़ी में तेज डाइव लगाते वक्त 2400 टन की भारी भरकम गाजी का संतुलन बिगड़ गया। संतुलन बिगड़ गया? हाँ, और वो सीधा जाके समुद्र की तलहटी से टकरा गई। टकरा गई मतलब डूब गई? टकराकर वहीं फंस गई, तलहटी में धंस गई। क्रू ने निकलने की बहुत कोशिश की होगी, पर वो नाकाम रही। टक्कर से नुकसान भी हुआ होगा? हाँ, टक्कर से पनडुब्बी के कुछ हिस्से टूट गए, स्ट्रक्चरल डैमेज हुआ। और सबसे खतरनाक बात यह हुई कि उसके जो टॉर्पीडो ट्यूब्स थे वो हिल गए। टॉर्पीडो ट्यूब्स? जी, जिनमें टॉर्पीडो लोड होते हैं, उनके हिल जाने से ये खतरा बन गया कि टॉर्पीडो कभी भी ट्यूब के अंदर ही फट सकते हैं। बाप रे, मतलब गाजी अपने ही बिछाए जाल में या कहीं अपनी ही गलती से मुसीबत में फंस गए, बिना किसी बाहरी हमले के। ज्यादातर थ्योरीज यही कहती हैं, कम से कम शुरुआत में तो यही हुआ लगता है। एक माइन जो उसने बिछाई थी वो बाद में 1972 में फटी भी थी। तो 28 नवंबर के बाद गाजी से कोई संपर्क नहीं हुआ होगा पाकिस्तान का? नहीं, कोई संपर्क नहीं हुआ। 28 से 30 नवंबर तक जब कोई खबर नहीं आई तो पाकिस्तान ने भी मान लिया कि गाजी शायद डूब गई है। उनका सबसे बड़ा दाव फेल हो गया था। हाँ, और पूर्वी पाकिस्तान तो ऑपरेशन एक्स की वजह से लगभग कट ही चुका था। गाजी का मिशन फेल होने के बाद पाकिस्तान के पास शायद कोई चारा नहीं बचा। हताशा में इन्होंने 3 दिसंबर 1971 को भारत पर औपचारिक हमला करने का फैसला किया। युद्ध शुरू होने वाला था, भारत को इसकी भनक थी। आपने बताया था रॉ की रिपोर्ट थी और वो लुब्रिकेंट वाला मैसेज। हाँ, और 1 दिसंबर को भारत ने पाकिस्तान का एक और महत्वपूर्ण मैसेज इंटरसेप्ट किया। क्या था उसमें? उसमें पाकिस्तान अपने सभी व्यापारिक जहाजों को बंगाल की खाड़ी से तुरंत हटने का आदेश दे रहा था। ये तो साफ संकेत था कि हमला होने वाला है। बिल्कुल। भारत समझ गया कि हमला बस कुछ ही घंटों या दिनों की बात है। अब विक्रांत को पोर्ट एक्सरे से निकालकर लड़ाई में लाना जरूरी था। क्या वो सचमुच डूब गई थी या कहीं आसपास ही छिपकर सही मौके का इंतजार कर रही थी? ये पक्का पता नहीं था। नहीं। तो विक्रांत को बाहर लाने से पहले गाजी का कंफर्मेशन जरूरी था। इसके लिए क्या किया गया? कोई और प्लान? एक और धोखा, एक और बड़ी दिलचस्प चाल चली गई। क्या? एक पुराने डिस्ट्रॉयर शिप था, INS राजपूत। वो जल्द ही रिटायर होने वाला था, मतलब डीकमीशन होने वाला था। कैप्टन इंदर सिंह उसके कमांडर थे। हाँ। राजपूत को विक्रांत का डिकॉय मतलब बहुरूपिया बनाकर भेजा गया। बहुरूपिया कैसे? राजपूत को आदेश मिला कि वो अपने सिग्नल ऑन करके तेज वॉल्यूम पर नकली रेडियो मैसेज भेजते हुए विशाखापट्टनम से मद्रास के रास्ते पर गश्त करे। नकली मैसेज जैसे? जैसे कि वो विक्रांत है और मद्रास की तरफ जा रहा है। मकसद ये था कि अगर गाजी आसपास है तो वो राजपूत को विक्रांत समझकर उस पर हमला कर दे। जी, ये राजपूत के क्रू के लिए एक तरह से सुसाइड मिशन था। बहुत खतरनाक। कैप्टन इंदर सिंह ने चलने से पहले कहा भी था, मैं वापस आऊं या ना आऊं, राजपूत जरूर वापस आएगा। हिम्मत की बात है। तो क्या राजपूत का सामना हुआ गाजी से? नहीं, इससे पहले कि ऐसा कुछ होता, एक और घटना हुई। विशाखापट्टनम के पास मछुआरों को समंदर में तेल का रिसाव और धातु के कुछ टुकड़े तैरते हुए मिले। गाजी के? एडमिरल कृष्णन ने उन टुकड़ों की जांच करवाई और पुष्टि की कि ये गाजी के ही हो सकते हैं। उन्होंने मान लिया कि गाजी डूब चुकी है। अच्छा, तो राजपूत को वापस बुला लिया गया? हाँ, राजपूत को मिशन रद्द करके वापस बुला लिया गया। और फिर 3 दिसंबर को युद्ध शुरू हो गया। जी, पाकिस्तान ने पश्चिम में भारतीय एयरफील्ड्स पर बमबारी की। भारत ने जवाबी कार्रवाई की। और विक्रांत अब बिना किसी डर के पोर्ट एक्सरे से बाहर आया
और बंगाल की खाड़ी में ऑपरेशन शुरू कर दिया। उसने पूर्वी पाकिस्तान की नौसैनिक घेराबंदी सफलतापूर्वक कर दी। लेकिन गाजी की कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी, है ना? एक और मोड़ था। बिल्कुल, कहानी का क्लाइमैक्स अभी बाकी था। 3 दिसंबर की रात, जब INS राजपूत अपना डिकॉय मिशन रद्द करके वापस विशाखापट्टनम लौट रहा था। हाँ। और संयोग देखिए कि वो वापस आते वक्त लगभग उसी इलाके से गुजरा जहां गाजी फंसी हुई मानी जा रही थी। अच्छा। उसी वक्त राजपूत के सोनार रूम ने, सोनार यानी पानी के नीचे आवाजें या वाइब्रेशंस डिटेक्ट करने वाला सिस्टम, उसने समुद्र की गहराइयों से आ रही कुछ हल्की वाइब्रेशंस पकड़ी। वाइब्रेशंस? युद्ध शुरू हो चुका था। ये तो संदिग्ध था। बहुत ज्यादा। युद्ध चल रहा था, कोई भी रिस्क नहीं लिया जा सकता था। कैप्टन इंदर सिंह ने सोचा ये गाजी हो सकती है जो शायद ऊपर आने की कोशिश कर रही है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने तुरंत उसी लोकेशन पर जहां से वाइब्रेशंस आ रही थी 2 डेप्थ चार्ज गिराने का आदेश दिया। डेप्थ चार्ज मतलब पानी के नीचे फटने वाले बम? जी, पानी के अंदर गहराई में जाकर फटने वाले बम। जोरदार धमाके हुए। कहते हैं धमाके इतने जोरदार थे कि पास के विशाखापट्टनम शहर के घरों तक में झटके महसूस हुए, जैसे भूकंप आया हो। और उन धमाकों का क्या असर हुआ? ऐसा माना जाता है कि इन्हीं धमाकों के शॉकवेव से गाजी की जो क्षतिग्रस्त टॉर्पीडो ट्यूब्स थीं, उनके अंदर टॉर्पीडो फट गए। एक अंदरूनी धमाका हुआ। और वाइब्रेशन? सोनार पर आ रही वाइब्रेशंस बंद हो गई। तो क्या ये माना जाए कि राजपूत के हमले ने ही गाजी को अंततः डुबाया, या वो पहले ही डूब चुकी थी और ये बस एक तरह से कंफर्मेशन था? ये आज तक बहस का मुद्दा है। भारतीय नौसेना का आधिकारिक पक्ष यही है कि INS राजपूत के डेप्थ चार्जेस ने ही PNS गाजी को नष्ट किया। और पाकिस्तान का क्या मानना है? पाकिस्तान का मानना है कि गाजी 3 दिसंबर से पहले ही, शायद 28 नवंबर की रात को ही, या तो अंदरूनी धमाके से या माइंस बिछाते वक्त हुए हादसे में डूब गई थी। राजपूत का हमला बाद में हुआ। तो सच शायद इन दोनों के बीच का ही हो सकता है? हो सकता है। शायद गाजी पहले हादसे का शिकार हुई, बुरी तरह डैमेज हुई और फंस गई, और बाद में राजपूत के डेप्थ चार्ज ने उसे पूरी तरह तबाह कर दिया। पक्की पुष्टि कैसे हुई कि वो मलबा गाजी का ही था? अगली सुबह यानी 4 दिसंबर को मछुआरों को फिर से उसी इलाके में कुछ और सामान मिला। इस बार उन्हें कुछ लाइफ जैकेट्स मिली। लाइफ जैकेट्स? हाँ, और उन पर साफ साफ लिखा था USS डियाब्लो। USS डियाब्लो, गाजी का पुराना अमेरिकी नाम। जी, अब लगभग कोई शक नहीं रहा। नौसेना ने तुरंत डाइवर्स की टीम, कमांड क्लियरेंस डाइविंग टीम को INS अक्षय से वहां भेजा। गोताखोरों को नीचे भेजा गया? हाँ, उन्होंने नीचे जाके डूबी पनडुब्बी को देखा, उसकी तस्वीरें ली। 5 दिसंबर तक पूरी तरह पुष्टि हो गई, ये PNS गाजी ही थी। क्या अंदर से कुछ और मिला सबूत के तौर पर? हाँ, गोताखोरों को अंदर से कुछ शव मिले, पनडुब्बी की लॉग बुक्स मिली। लॉग बुक्स? उनमें तो पूरी यात्रा का रिकॉर्ड होता है। बिल्कुल, कराची से निकलने से लेकर विशाखापट्टनम तक की पूरी यात्रा का ब्यौरा उसमें दर्ज था। एक घड़ी मिली जो 12:15 पर रुकी हुई थी। 12:15? क्या ये राजपूत के हमले का समय हो सकता है? बहुत संभव है। इसके अलावा सीक्रेट कोड बुक्स, कुछ पहचान पत्र और दूसरा सामान मिला। इन सब से गाजी की पूरी कहानी शीशे की तरह साफ हो गई। तो ये थी PNS गाजी के डूबने की पूरी कहानी। कैसे भारतीय नौसेना ने खुफिया जानकारी, चालाकी, रणनीति और शायद थोड़ी किस्मत के दम पर भी पाकिस्तान के सबसे बड़े नौसैनिक खतरे को युद्ध औपचारिक रूप से शुरू होने से ठीक पहले ही खत्म कर दिया। बिल्कुल, गाजी का डूबना सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण था। इससे INS विक्रांत का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया। और विक्रांत ने फिर पूर्वी पाकिस्तान की नौसैनिक घेराबंदी करके युद्ध का नतीजा तय करने में बहुत अहम भूमिका निभाई। और इसी युद्ध के अंत में, जैसा कि हम जानते हैं, ढाका में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण माना जाता है। जी, ये कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि युद्ध सिर्फ मैदान में आमने सामने हथियारों से ही नहीं लड़ा जाता। सही कहा। ये खुफिया जानकारी, दिमागी खेल, रणनीति, धोखे और सही समय पर सही चाल चलने का भी युद्ध होता है। और ये सोचने पर भी मजबूर करती है कि इतिहास में अगर और मगर की कितनी अहमियत होती है। जरा सी चूक या किस्मत का साथ ना मिलना कैसे पूरी कहानी बदल सकता है। बिल्कुल, सोचिए, अगर वो पश्चिमी देश का विमान विक्रांत का पता न लगा पाता, या अगर गाजी में वो तकनीकी खराबी ना आई होती, या अगर वाइस एडमिरल कृष्णन का वो सब्जियों वाला जाल काम ना करता, या अगर राजपूत उस रात उस रास्ते से वापस ना गुजरता, हाँ, तो शायद इतिहास वाकई कुछ और होता। बिल्कुल, सोचने वाली बात है। इस पर दर्शकों की क्या राय है, ये भी जानना दिलचस्प होगा।